हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू मानस स्टडीज। सो अभी तक हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी एक्सियल किसी लोकेशन पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम पढ़ेंगे कि अब अगर कोई डाइपोल है तो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहाँ आपके जो है इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है उसकी अगर किसी पॉइंट पी पे हमें इन डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, नाउ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस से उनका डिस्टेंस निकाल दें। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट पी जहां पे आपको ये नेट फील्ड निकालनी है। ठीक है, सो लेट इट बी पॉइंट पी, और इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस, राइट। अब आपको ये गिवन होगा कि ये सेंटर से कितना डिस्टेंस है। सपोज आर डिस्टेंस अवे है ये पॉइंट पी सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और ये पॉइंट आपका ये आर डिस्टेंस दूर है। अब हम इसकी वजह से क्या करेंगे कि इंडिविजुअल चार्जेस से डिस्टेंस कैसे निकालें। तो आपको पता है डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया था, 2l लेंथ कंसिडर की थी एक डाइपोल की। ओके, तो इसका मतलब इनकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, l और l, राइट। सो जब हमारे पास ये डायग्राम है तो यहाँ पे हमने देखा कि बेस आपका L हो गया और ये आपका एक हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस और बेस मिलके, सॉरी ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर और बेस मिलके हम हाइपोटेनियस की नॉलेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे भाई, बेस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा रूट ऑफ base square plus perpendicular square. So as you have done it many times, ये आपकी मैथमेटिकल आपकी रिलेशन हो जाती है, राइट। तो आपकी ये रिलेशन क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, नाउ ऑन द अदर साइड एज वेल, यहाँ पे हमारा फिर से आर और एल हमारे परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहाँ पे भी आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो पहला हमारा जो टारगेट था वो ये था कि दोनों चार्जेस से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, सो एज यू नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से हम क्या लेते हैं, हमेशा अवे। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अलोंग दिस लाइन एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि जिस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है उसी लाइन पे हम इस ढंग से प्रोपोगेट कर देंगे, तो ये हमारा वो डायरेक्शन मिल जाएगा जो इस चार्ज पॉजिटिव की वजह से फील्ड आएगी। ठीक है, सो कंसिडर दिस पॉजिटिव चार्ज टू बी 1 एंड दिस नेगेटिव चार्ज टू बी 2। तो इस चार्ज की वजह से हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E1। ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कराएगा, यानी कि इस लाइन के अलोंग आपको दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है विच इज E2। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्टेंसेस निकाल लिए इंडिविजुअल चार्जेस से, और फिर हमने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आपने ड्रॉ करके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें आने के बाद अब व्हाट नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट यू नीड टू डू, you need to solve them as a vector, right। तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस वहां पे कंसिडर कर लोगे। ठीक है, तो आपने जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस कंसिडर करी तो व्हाट इज नेसेसरी कि आप इनके दोनों वेक्टर्स के आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करो, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने से पहले हमें उनके इंडिविजुअल एंगल्स भी पता होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं E1 के एंगल की बात करूं तो ये एंगल अगर मुझे पता लग गया तो मैं उसका E1 का हॉरिजॉन्टल और एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूं। ठीक है, इस एंगल को अगर मैं नोटिस करूं, इट्स नथिंग बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस एंगल, यस और नो। यानी कि यहाँ पे आपका ये जो एंगल बन रहा है पूरा, ये एंगल आपका वही एंगल वहां पे आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब क्योंकि हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जो भी पॉइंट हम वहां पे लेंगे
तो इट्स गोइंग टू मेक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्या बना देगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, और वो होगा क्या, थीटा। कितना होगा, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो ये थीटा और ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये वाला थीटा और ये वाला थीटा आपका क्या हो गए, इंटरनल अपोजिट एंगल्स, राइट। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बिहाफ पे हमने क्या बोल दिया कि दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज आल्सो सेम, ओके। तो E1 का भी थीटा उतना ही है और E2 का भी थीटा उतना ही है। थीटा इज गोइंग टू सेम बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब बात करते हैं भाई E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि थीटा 1 के ऊपर रिलेटिविटी है, तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस ढंग से डिनोट कर सकता हूं भाई, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं E1 cos थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा इधर से शेयर कर रहा है हॉरिजॉन्टल साइड से, इसलिए E1 cos थीटा आ गया, राइट। फिर E2 की बात करता हूं, तो E2 का भी कुछ इसी ढंग से, इसी की ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका जो इसकी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग आ जाएगा E2 का कंपोनेंट, वो क्या होगा, E2 cos थीटा, ठीक है। तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो यहां पे आप लिख सकते हो भाई E2 sin थीटा, राइट। तो आपने ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब आपको जो P पे है वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है। उससे पहले एक काम करते हैं कि E1 E2 के हम मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बिकॉज यू नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू KE, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, E1 जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है और E2 जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा भाई, KE, Q कितना है, Q हमारा पॉजिटिव Q है, तो हम Q रख देंगे। R इस बार क्या है, डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड P पॉइंट, इट इज दिस। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपका ये E1 निकल के आया, ओके। बात करते हैं भाई E2 की। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 हमारा KE, ठीक है। अगेन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर से हम Q लगा देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी सेम है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो फिर से वही R स्क्वायर और L स्क्वायर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2। दोनों के मैग्नीट्यूड्स अगर हम ध्यान दें तो दे आर इक्वल, यस और नो। तो KEQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, KEQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सो वी कैन राइट दैट E1 इज इक्वल्स टू E2, और आप इन दोनों को E कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फॉर डेरिवेशन के लिए आप क्या बोल सकते हो कि भाई E1 E2 की जगह मैं E लिख दूं तो एक ही बात है। अब क्या करें भाई, इस E1 E2 की कैलकुलेशन जरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं। तो पॉइंट P पे आपने देखा वर्टिकली ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ऐड कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या करना है भाई, आपको एक एक करके दोनों डायरेक्शंस कंसीडर करने हैं, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन या अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, आप यहां पे अलोंग लिख दो, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एट P, अगर P पे वर्टिकल डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे तो आपकी नेट फील्ड जो निकल के आएगी, ठीक है, इसको मैं EV बोल देता हूं, E वर्टिकल। तो वो हमारी नेट फील्ड क्या होगी भाई, वेक्टर सम होगी इन दोनों का। जब वेक्टर सम करोगे तो किसी भी एक को आप क्या मानोगे, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। रीजन बीइंग वो एक ऊपर एक्ट कर रहा है तो नीचे, दूसरा नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा लिखोगे, ठीक है। ऑल्दो दिस इज अ वेक्टर सम, बट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, राइट।
तो जब आपने ये चीज मेंशन करी तो आपने अभी देखो E1 E2 को क्या बोला, E बोला, तो अगर मैं E1 E2 की जगह E लगा दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, E sin थीटा माइनस E sin थीटा, दे आर सेम। और जैसे सेम हुए तो वर्टिकल डायरेक्शन की फील्ड क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। फिर बात करते हैं भाई हॉरिजॉन्टल, तो अगेन यू राइट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दोनों फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आपकी EH जो कि हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगी, उन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम। तो पहला क्या है हमारा E1 cos थीटा, फिर दूसरा क्या है हमारा E2 cos थीटा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया भाई, सम। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इट बिकम्स व्हाट, क्योंकि आपने E1 E2 को अभी E बोल दिया तो ये भी E हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2E cos थीटा, क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। तो आपके पास नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फील्ड क्या आई, 2E cos थीटा। इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट निकालें तो वर्टिकल हो गया 0 और हॉरिजॉन्टल हो गया आपका 2E cos थीटा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए जो आपका EH है वही आपका E नेट हो जाएगा या EP हो जाएगा, राइट। सो व्हाट यू कैन से इज कि EP इज इक्वल्स टू EH प्लस EV, जो कि आपका यहाँ पे 2E cos थीटा आने वाला है, राइट। और प्लस में क्या हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि वर्टिकल आपने देखा क्या हो गई, 0। अब 2E cos थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E को आपने फॉर्मूला बोला, ठीक है। ये जो E माना है वो E1 भी है और E2 भी है, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड उठा के आप E की जगह रख दो तो एक ही बात है। फिर बचता है आपके पास cos थीटा। तो cos थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिलेशन में हमारा cos थीटा क्या होने वाला है, अगर ये थीटा है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। यस और नो। तो आपको पता है भाई cos थीटा का रिलेशन क्या होता है, cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस इस बार क्या है, L, और हाइपोटेन्यूस क्या है इस बार, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट यानी कि 1/2 पावर भी आप लिख सकते हो। यही चीज हम यहाँ पे cos थीटा की जगह अप्लाई करेंगे। तो जो रिजल्ट हमारा 2E cos थीटा आ रहा है वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2 इंटू E की जगह इनमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड यानी कि KE अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई cos थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में देखा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और इधर पावर 1/2 है, तो दोनों के बेस सेम है यानी पावर्स प्लस हो सकती हैं। तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आएगा आपका 3/2, ठीक है। और ऊपर आपके पास क्या आ गया, KE 2QL डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो यहां से मैं अब ये रब करता हूं, ठीक है, सो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड योर इक्वेशंस। अब यही चीज हम यहाँ पे फिर से बताते हैं कि क्या होगा भाई, कि आपका जो E निकल के आ रहा है फाइनल एट P वो निकल के आएगा भाई क्या, KE, ठीक है, जो कि 1/4πε0 है, और ये हमारा आ जाएगा 2QL डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का मैंने अभी बताया नीचे क्या होने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, होल टू द पावर 3/2। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। Other than it, you can replace this 2QL with the dipole moment as we have like done it in the previous derivation, ठीक है। previous derivation में हमने यही किया था कि पूरा का पूरा 2QL को रिप्लेस कर दिया था। तो अगर आप इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स के लिखना चाहते हो तो इट बिकम्स KE P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। ये आपका डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाना मत भूलना। अब
यहाँ पे स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि अगर आपका ये फिर से वही चीज कि आपका जो आर डिस्टेंस है वो डाइपोल उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रह जाए, ठीक है, आर डिस्टेंस तो काफी दूर है लेकिन डाइपोल का लेंथ उसके कंपैरिजन में छोटी रह जाए, तो व्हाट वी कैन डू दैट वी कैन राइट एज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन इस केस में आप फिर से वही करोगे जो हमने पिछले केस में करा था, इग्नोर एल स्क्वायर, हम एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आपने एल स्क्वायर को इग्नोर करा तो आपके डिनोमिनेटर में से एल स्क्वायर हो गया गायब और क्या बचा, आर की पावर 2 और उसकी भी पावर 3/2, ठीक है। तो जब आप आर की पावर 2 की पावर 3/2 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट और आर की पावर 3 निकल के आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में बेसिकली आपके पास क्या बचने वाला है, डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ई P is equals to KE P upon R क्यूब बचने वाला है। सो दिस इज फॉर द स्पेशल केसेस जहां पे हमारा जो डाइपोल की जो लेंथ है वो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल ऑफ दैट पॉइंट इज वेरी वेरी ग्रेट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल को इग्नोर कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, EP इज इक्वल टू KEP अपॉन R क्यूब। ओके, so this is how we can assume कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपेयर करूं विद द एक्सियल वाला, ठीक है, तो जो हमारा एक्सियल वाला, इफ यू रिमेंबर, हमारा जो एक्सियल वाला आया था वो कितना था, वो यही फॉर्मूला था, बस यहाँ पे 2 लगा हुआ था, क्या लगा था, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग दीज 2 सिचुएशंस जो स्पेशल वाली हैं, उनको अगर सिचुएशंस को हम कंपेयर करेंगे तो ई एक्सियल जो होती है वो ट्वाइस होती है ई इक्वेटोरियल के, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल के ट्वाइस होती है ई एक्सियल। इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि अगर कोई डाइपोल है हमारे पास तो डाइपोल के कहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, हमें पोल्स पे ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, ठीक है। तो जो चार्जेस हैं उनके साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगी एज कंपेयर टू इन द मिडल, यस। इसलिए मैग्नेटिक डायपोल में भी यही चीज हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज मैग्नेट पे चिपकाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लेके जाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पोल्स पे ही जाएगा, राइट, या तो नॉर्थ की तरफ ही जाएगा या साउथ की तरफ ही जाएगा, आप सेंटर में उसको चिपका नहीं सकते। आया समझ कि नहीं? तो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मेट हमें मिला है, इससे हम बता सकते हैं कि एक्सियल पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फील्ड की, इसलिए आपको वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है, एंड विच इज व्हाट, समवॉट ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल। मतलब उतना ही डिस्टेंस पे अगर हम दूसरे की बात करेंगे, उसके मिडिल से डिस्टेंस की बात करेंगे, तो मिडिल के डिस्टेंस पे यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे स्ट्रेंथ उसकी हाफ होगी। आया समझ? सो दिस इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि व्हाई वी फील मोर स्ट्रेंथ अराउंड द पोल्स रादर देन इन द मिडल। Okay, so this is your electric field around the dipole। यहाँ पे हमने डाइपोल के दोनों केसेस कर दिए। एक हमने केस कर दिया आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, और एक हमने कर दिया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको हम साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एंड ऑन और साइड ऑन मेंशन करे, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। एंड मतलब क्या होता है, अगर ये बार है, ठीक है, ये बार है, यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंड ऑन, एंड के आगे। सो एंड ऑन लोकेशन इज बेसिकली एक्सियल लोकेशन, राइट। फिर आपका ये जो है, अगर ये इस ढंग से जा रही है तो ये इसकी साइड्स हो गई इधर उधर, राइट, तो ये इसकी साइड्स और साइड के ऊपर साइड ऑन, तो साइड ऑन लोकेशंस होती हैं, राइट। तो इक्वेटोरियल लोकेशन को साइड ऑन और एक्सियल लोकेशंस को एंड ऑन बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वहां पे हमने क्या देखा कि एक इंडिविजुअल चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट। डाइपोल के चारों तरफ हमने कैसे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की जहां पे एक से ज्यादा चार्जेस हैं और न्यूमरस चार्जेस हैं, राइट। तो न्यूमरस चार्जेस की केस में हम कैसे कंसिडर करें, क्या स्टडी होती है, कैसे हमें परसीव करना चाहिए, सो now we are going to see that, right। तो जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो 3 सिचुएशंस हमारे सामने हो सकती हैं। कैसे कि या तो कोई वायर हो सकता है जिसके पास क्या सा हो, चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
ठीक है। एक अगर कंडक्टर वायर है तो उसके ऊपर पॉजिटिव 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 इस ढंग से करते हुए आपके न्यूमरस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारी एक टर्म निकल के आता है इसमें से, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादातर आपके लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी होती है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। क्या होती है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। तो अगर कोई लाइन चार्ज आपके सामने, इसको लाइन चार्ज बोलते हैं, अगर कोई लाइन चार्ज आपके सामने है तो आपको उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड टू कैलकुलेट व्हाटएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इट। यस। फिर बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो ये जो होता है एक शीट है, एक लेमिना है, जिसके ऊपर हमने जो चार्ज दे रखा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। कैसा हो रखा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको हम सरफेस चार्ज बोलते हैं, और इसके डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसे लाइन चार्ज में लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही हमारे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ज्यादातर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, अगर इस पे टोटल चार्ज Q है और इसका टोटल एरिया A है इस शीट का, इस लेमिना का, तो हम क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। अब ये एक स्फीयर है, राइट, डू नॉट कंसीडर इट एज अ सर्किल बट इट इज अ स्फीयर। ये कोई स्फीयर है पूरा, और उस स्फीयर में क्या हो रहा है? अंदर से लेकर बाहर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज दैट टर्म व्हिच tells us about the magnitude of the charge within a particular volume. So volume charge density, इसको क्या बोलते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टोटल चार्ज है उसमें हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दीज आर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये आपका लीनियर हो जाता है, सरफेस हो जाता है, और वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो लीनियर चार्ज के टर्म्स में, हम लीनियर चार्ज के अगर पास में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो जो भी हम लेंथ कंसिडर करेंगे, या जहां से जहां तक की लेंथ कंसिडर करेंगे, उस लेंथ तक की हम इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो एक एक करके वन बाय वन हम इन तीनों सरफेसेस की बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर सकते हैं। ओके, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखो आपके पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक लाइन चार्ज है। सपोज लेट्स से दिस इज योर लाइन चार्ज, और आप इस लाइन चार्ज पे जो भी चार्ज आपको दे रखा है, ठीक है, लेट्स से कि इसकी लेंथ, जो टोटल लेंथ है वो L है, ठीक है, और इसके ऊपर जो नेट चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल, वो कितना है भाई? वो Q है। कितना है भाई? Q, राइट। तो पूरा Q चार्ज है, राइट। तो जब भी आपको पता है कि भी हम फिजिक्स में जितनी भी डेरिवेशंस करते हैं वो ज्यादातर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे करते हैं। सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग हियर, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ ऑफ DL सेगमेंट। इसका एक छोटा सा सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी है भाई? इसकी लेंथ DL है। कितनी है? DL, मतलब टोटल लेंथ का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इस DL सेगमेंट की वजह से कहीं किसी डिस्टेंस पे, ठीक है, लेट्स से R डिस्टेंस अवे, आपको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। भाई जब DL सेगमेंट छोटा है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर चार्ज भी छोटा होगा, ठीक है, और जब चार्ज छोटा होगा तो इसकी वजह से डेवलप हुई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? छोटी। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? DE। क्या बोलेंगे? DE, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? तो जैसे ही हमने ये DL सेगमेंट से R डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट P पे DE लिया, तो DL सेगमेंट की वजह से उसके ऊपर फील्ड क्या होगी? DE, राइट। अब बात करते हैं DL पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि जब तक हम चार्ज नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट। तो हमने क्या किया? DL सेगमेंट पे चार्ज कंसिडर किया। आप कैसे निकालें चार्ज भाई?
हमें पता है भाई, अगर हम टोटल चार्ज जो कि हमें पता है Q है और टोटल लेंथ अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या सुनो, तो अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड है सिंपल, हमें टोटल चार्ज डिवाइड कर देना है किससे, लेंथ से। और अभी आपने मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये बेसिकली आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लेमडा होता है, राइट। तो लेमडा ही आप निकाल रहे हो, नाम क्या दे दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जब आपके पास यूनिट लेंथ का चार्ज आ गया तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट चार्ज ऑन डीएल लेंथ। अगर डीएल लेंथ पे चार्ज हमारा डीक्यू माना जाए तो कितना होगा वो, डीक्यू। और डीक्यू कितना होगा, डीक्यू होगा हमारा जितनी भी लेंथ है डीएल, वो कितनी, जो हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई, यानी कि हम लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज आ गया तो हम फिर चाहे कितनी भी लेंथ पे चार्ज निकालें, तो हमारे पास जो डीएल लेंथ है उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो जो यूनिट लेंथ का चार्ज है यानी कि लेमडा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी लेंथ पे हमें चार्ज निकालना है। तो लेमडा डीएल बिकम्स योर डी क्यू। बेसिकली क्या बन गया ये आपका, ये डी क्यू बन गया। ओके, नाउ अब ये जो स्मॉल डीई है, ये डीई आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डीई फॉर्मूला लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, डीई इज इक्वल्स टू के ई, जितना भी आपका चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो भी आप डिस्टेंस पे निकालना चाहते हो। तो वायर से अगर आर डिस्टेंस पे है अगर कोई पॉइंट, तो आप कैसे निकालोगे, डीई इज इक्वल्स टू के ई, और डी क्यू इज द चार्ज ऑन द डीएल लेंथ। तो डी क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब कि आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो पूरे वायर के अक्रॉस, तो आप क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही आपने बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करा तो क्या मिल गया आपको, इंटीग्रेशन फॉर्मेट मिल गया इसका। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यानी कि के ई डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। यस, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मिल जाएगी। और वो की क्या हो जाएगी भाई, देखो आप डी क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, के ई और आर स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट। यस, और यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू, ठीक है। अच्छा, हम आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन क्या है कि ये जो लेंथ है ये मे बी पॉसिबल एक सर्कुलर हो जाए, तो वहां पे आपका आर वहां पे काउंट होगा, इसलिए इंटीग्रेशन से हम आर को बाहर नहीं निकालेंगे, राइट। और डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, लेमडा डीएल। तो यहाँ पे आपने क्या मेंशन कर दिया, लेमडा डीएल, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स द फॉर्मेट फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाटएवर सिचुएशन इज। आप अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, सो यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दैट लेंथ एज पर योर डीएल, ठीक है। डीएल जिस भी लेंथ का सेगमेंट है, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो आप 0 टू एल इंटीग्रेट कर दो, अगर ये कोई कर्व्ड लाइन है तो आप 0 टू दैट कर्व्ड लाइन इंटीग्रेट कर दो। सपोज करो ये कोई सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर लेंथ है, मतलब सेमी सर्कुलर आप मान सकते हो कि सेमी सर्कुलर आपका जो है ये लेंथ हो गई वायर की, तो आप वहां पे क्या करोगे, 0 टू 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 यानी कि 0 टू पाई आर, तो वहां पे आपका इंटीग्रेशन डीएल का क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जहां पे ये फॉर्मेट आपको काम आने वाला है। दिस इज बेसिक फॉर्मेट फॉर द टर्म्स ऑफ योर लीनियर चार्ज। ओके, सो आई रिपीट, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर ये टोटल लेंथ हमारी दे रखी है लीनियर चार्ज की, उसके छोटे से सेगमेंट से हमें क्या करना है, पहले कंसीडर करना है एक छोटा सा फील्ड का अमाउंट, और फिर जब हमें वो मिल जाए उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, टोटल फील्ड निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये फॉर्मेट हमारा निकल के आया वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में निकल के आया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं भाई आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो जैसे हमने बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है भाई, सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए करके हम यूनिट एरिया का चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास आ जाती है। आप जैसे भी
अब आप सपोज करो कोई एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो, ठीक है, लेट्स से आपने कोई एक छोटा सा एरिया यहाँ पे डी ए ले लिया, क्या ले लिया, डी ए। अब इसकी वजह से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा आउटवर्ड आपको फील्ड मिलने वाली है, सो जस्ट कंसिडर इट इन द 3D टर्म्स। तो अगर ये शीट ऐसे फ्लैट रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जस्ट वर्टिकली अप, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द शीट वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस ढंग से एक्ट कर रही है, ठीक। किसी पॉइंट P पे आप निकाल रहे हो जो कि अगेन r डिस्टेंस अवे है, क्या है, r डिस्टेंस अवे। तो आप क्या करोगे भाई, इस r डिस्टेंस पे उस dA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। जब आप dA एक छोटा सा एरिया है उसकी वजह से निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, dE लेना पड़ेगा। आया समझ, जैसे हमने पिछली बार क्या लिया था, dE dl सेगमेंट की वजह से। अब यहाँ पे हम dA पोर्शन की वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे, dE ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो अब हमें इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज है ये पता लगाना है सबसे पहले, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास ऑलरेडी है, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डीए में कितना चार्ज है। तो सबसे पहले हम चार्ज इन डीए एरिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम डी क्यू बोल सकते हैं, अगेन फिर से स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो वो कितना हो जाएगा भाई, वहां पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, डी ए को, किसको, डी ए को। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू दैट एरिया, जो भी हम जिस एरिया में निकालना चाह रहे हैं चार्ज, तो दिस बिकम्स द डी क्यू फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। आपके पास अब क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया भाई, इस डी ए एरिया पे डी क्यू चार्ज है। जब डी क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो वी नो द फॉर्मूला, डीई इज इक्वल्स टू के ई, ठीक है, डी क्यू चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर, सॉरी द डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है आपका, आर, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगेन द थिंग्स आर इन डिफरेंशियल टर्म्स, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो टू गेट द होल वैल्यू, राइट। रिप्लेसिंग द डी क्यू विद your surface charge density, so it becomes sigma dA divided by r square, ठीक है। अब आप इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो so that you will get the whole value, integrate both sides, क्या मिल जाएगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dE is equals to इंटीग्रेशन ऑफ के ई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा सिग्मा और डी ए, ठीक है भाई, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया। अब इस चीज को हमें पता है फिर से कि क्या करना है भाई, नेट फील्ड तो आपकी ई मिलने वाली है, ठीक है, के ई बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिग्मा भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर एंड डी ए बी द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी कि अगर आपको किसी शीट के आसपास कहीं पे फील्ड निकालनी है किसी आर डिस्टेंस पे, तो दिस इज द फॉर्मूला यू मे फॉलो, राइट। तो दिस इज द फील्ड नियर अ शीट ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मेटल है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज होने वाला है, मेटल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर इंसुलेटर भी है तब भी उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म होने चाहिए, तभी ये कैलकुलेशंस हमारी वैलिड है, ठीक। तो सिग्मा शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एरिया, राइट। सो दिस इज योर सरफेस चार्ज थिंग, राइट। अब हम वॉल्यूम चार्ज की बात करते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, आप देखते आ रहे हो। अभी लाइन चार्ज में बात करी, ऐसी हमने सरफेस चार्ज में बात करी, बिल्कुल सेम वे में हम वॉल्यूम चार्ज के बारे में बात करेंगे। अब कैसे करते हैं देखो, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम चार्ज के लिए जब हम कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये कोई पूरा का पूरा बी रेडियस का है, ठीक है। इन्होंने बी दे रखा है, हम इसको आर बोल सकते हैं। सो जस्ट टू रिमेंबर कि हमारा ये एक रेडियस है, तो हम बड़े वाले जो एक्चुअल रेडियस है इस बॉडी का उसको हम आर बोल दें, ठीक है। और जो छोटा वाला पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना है तो उसको हम एक स्मॉल आर बोल सकते हैं, रेडियस, ठीक है। तो सपोज करो भी अब ये टोटल वॉल्यूम आपके पास है, ठीक है, और इस टोटल वॉल्यूम के ऊपर चार्ज जो टोटल है वो है क्यू, ठीक है। इस पूरी वॉल्यूम में टोटल चार्ज क्यू
सेंटर से लेकर सरफेस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर छोटी सी वॉल्यूम को लेके आप कंसिडर कर सकते हो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पे आप सपोज करो किसी एक आर रेडियस का कोई एक जो है स्फीयर ले रहे हो और इस स्फीयर में नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो आप सपोज करो कि भाई ये आर भी रेडियस बड़ा है, तो अगर इसका भी एक छोटा सा पोर्शन हम ले लें, ठीक है, एक छोटे से रेडियस की बात कर लें, डी आर रेडियस की बात कर लें, ठीक, तो डी आर रेडियस के अलाउंग हमारा कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो। तो रो क्या हो जाता है भाई, Q अपॉन V, ठीक। तो Q अपॉन V आपका फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब अगेन हम फिर से कैलकुलेशंस वही करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि dr में कितना चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज इन dr रेडियस वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई हम ऐसा स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं जिसका रेडियस dr है, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो उसको हम क्या मान रहे हैं, फिर से dq मान लेते हैं, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ दैट dr। क्या करेंगे, इसकी हम जो भी वॉल्यूम लेंगे उसको कंसिडर करेंगे। तो वी कैन कंसिडर दैट स्मॉल वॉल्यूम dv, ओके, दैट स्मॉल वॉल्यूम कुड बी dv, राइट। ये dv वॉल्यूम हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इस dv को ही इंटीग्रेट कराना है सो दैट हम टोटल चार्ज निकालें या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो किसी एक x डिस्टेंस मान लो आप सपोज कि हम कहीं या रेडियस ही मान लो कि r रेडियस के ऊपर हम निकालना चाहते हैं कि r रेडियस के किसी स्फीयर पे कितनी हमारी फील्ड डेवलप होने वाली है r रेडियस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, और जो कि आपको पता है कि भाई स्मॉल आप चार्ज की बात करें तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमारा फिर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, DE KE और इसके बाद KE इंटू DQ डिवाइडेड बाय r², ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, फिर से इंटीग्रेट करोगे, ठीक, और dq को रिप्लेस कर दोगे dv से। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन करके आएगा, इंटीग्रेटिंग, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड KE बीइंग कांस्टेंट बाहर और अंदर आपका DQ डिवाइडेड बाय r² आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करके क्या बोल सकते हो कि E ड्यू टू दैट रेडियस, ड्यू टू दैट स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, वो कितना होगा भाई, KE इंटीग्रेशन आप करोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन किसका, DQ को, और DQ को रिप्लेस कर सकते हो आप सिग्मा सॉरी दिस रो इंटू dv से, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, एक तो रो इंटू dv डिवाइडेड बाय r², ठीक है भाई। ये आप फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, दिस इज अगेन द सेम फॉर्मेट वी हैव फॉलोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये dv के लिए ही हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक स्फीयर हो सकता है आपके पास एक क्यूब हो और क्यूब के अंदर एक छोटा क्यूब आप कंसिडर कर रहे हो सकता है क्यूबॉइड हो और क्यूबॉइड के अंदर आप छोटा क्यूबॉइड कंसिडर कर रहे हो। तो नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द कंडक्टर इज, और दिस इज नॉट कंडक्टर, कंडक्टर्स में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉसिबल नहीं होती, रीजन बीइंग कि जब हम कंडक्टर्स को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। सो दिस is the case which can only happen with insulators. Insulators के केस में हम ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंडक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी तो यू विल ऑलवेज से 0। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में थ्रू आउट वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, सिर्फ सरफेस पे रहता है, राइट। इसकी वजह से ही एक और रीजन है कि हमारा इंसुलेटर अगर ऐसा है, ठीक है, इंसुलेटर में हमने ऐसा सेटअप कर दिया कि हर लेयर बाय लेयर करके इसको चार्ज कर दिया, तो ये हमारे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज है। इसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो किसी इंसुलेटर के जो भी चार्ज इंसुलेटर है वॉल्यूम थ्रू आउट द वॉल्यूम, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, बट किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे चार्ज रहता है, ओके।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट की जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो भी मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो भी चेंज इन वॉल्यूम आप करना चाहो, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे आप एक छोटे रेडियस के कंसिडर करना चाहते हो, तो आपने रेडियस 0 से कहां तक ले लिया, ये छोटा वाला रेडियस r तक ले लिया, राइट। तो जब आप यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम की जगह क्या लगाओगे भाई, 0 टू दिस वॉल्यूम, तो दिस वॉल्यूम में मतलब 4/3 पाई r क्यूब, आप स्मॉल पाई r क्यूब यहाँ पे लगा सकते हो। जब आप लगाओगे तो आपके पास इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, dv का आ जाएगा। तो 4/3 पाई r क्यूब से एक और कैंसिल आउट होकर r स्क्वायर, और वहां पे एक r बच जाएगा, एंड देन यू कैन गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस कि आप इसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की, ओके। नाउ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक और केस हमारे हाथ में आ जाता है। वो क्या है कि अगर कोई रिंग है, ठीक है, रिंग ऑफ चार्जेस है, तो वहां पे हम इस रिंग की वजह से किसी पॉइंट P पे, जो कि किसी एक्सियल लोकेशन पे होगा, उस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, नेट, ठीक है। तो दिस इज अ रिंग, ओके, ये पूरी एक रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट्स अ मेटालिक रिंग बेसिकली। तो कोई मेटालिक रिंग है जिसके ऊपर पूरी की पूरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसकी एक्सिस जो सेंटर है, सेंटर से होने वाली एक लाइन है, और इस लाइन पे कोई पॉइंट P है अगर, तो इस पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हम फिर से वही कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर अ स्मॉल डिस्टेंस dl, ठीक है। अगर हम कोई स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लें इस रिंग का, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल वायर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। रिंग को अगर आप काटोगे तो एक छोटा सा वायर निकल के आएगा। ये छोटा सा वायर आप इसको क्या कंसिडर कर लो, इट इज ऑफ dl लेंथ। कितना है इसकी लेंथ, dl, ठीक है। जब आपको कोई dl लेंथ का सेगमेंट होगा तो उसके ऊपर चार्ज भी छोटा होगा, दैट इज dq, राइट। तो dq चार्ज है और dl लेंथ है हमारी। इस dl लेंथ से जब हम किसी पॉइंट P पे एक लाइन खींचेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि फील्ड इससे निकलेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेंगी, ओके। तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलते हुए पॉइंट P पे पहुंची, और पॉइंट P पे इस dq लेंथ की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्या, dE, क्या बनी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी dE। ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड इस dl लेंथ के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में बनेगी पॉइंट P पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, पॉइंट P पे नेट फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब जब नेट फील्ड निकालेंगे तो अकेला dl सेगमेंट तो है नहीं, इस dl सेगमेंट जैसा एक और dl सेगमेंट नीचे भी होगा, राइट। नीचे होगा तो वो भी अपनी फील्ड लाइन को इसी ढंग से प्रोपोगेट कराएगा, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, किसकी वजह से भाई, dl सेगमेंट की वजह से, जिसके ऊपर अगेन dq चार्ज है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करेंगे, और इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ऑन पॉइंट P ड्यू टू द बिलो dl सेगमेंट। अब ये dl सेगमेंट, दो dl सेगमेंट्स के हमने आमने सामने के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स देखे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो हमने क्या देखा कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो नीचे वाला dE और ऊपर वाला dE, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही ऊपर वाला उसका वर्टिकल कंपोनेंट और नीचे वाले का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी dE sin थीटा आ जाएगा और ऊपर भी dE sin थीटा आ जाएगा कि नहीं भाई। तो ऊपर भी हमारे पास dE sin थीटा आ गया। थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होके जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस लाइन से शेयर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रहा है, राइट। तो इसलिए हम इस थीटा को इस ढंग से शेयर कर सकते हैं। जितना थीटा ये होगा dl सेगमेंट क्योंकि सेंटर से पास ऑन हो रही है, तो फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के टर्म्स में हम बात करेंगे, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। So this is theta, this is theta. When this is theta, this is also theta because dl segment और दोनों की लोकेशन सेम है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास थीटा थीटा आ गया। अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा, इसका ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कितने एक्ट कर रहे हैं, 2dE cos थीटा एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल कंपोनेंट बात करें तो इधर dE sin थीटा और इधर भी dE sin थीटा, ठीक है।
भाई डीई और डीई मैग्नीट्यूड रहेंगे सेम, क्योंकि डीएल और डीएल लेंथ है सेम, और उनके ऊपर चार्ज डीक्यू डीक्यू वो भी है सेम, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यानी यहाँ पे आपका जो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें पता लगी वो ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा एट पॉइंट पी, ठीक है। सो ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स of electric field due to the net charge on ring acts opposite to each other, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, हेंस, बल्कि इसमें आप एक और चीज मेंशन कर सकते हो, देयर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में भी कैसे हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी कि जितनी भी ई इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट्स गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जब वर्टिकल जीरो हो रही है तो हमें हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपके सर्वाइव करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी हमारी ई नेट होगी, ई पी जो होगी, इट्स गोइंग टू बी ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है, क्योंकि ई एच और ईवी के सम में आपका ईवी हो जाएगा जीरो और बचेगा क्या, खाली ई एच, ठीक है। और ई एच कितना है, ई एच इज, अब देखो डीई जो है एक छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई एच क्या होगा, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी मतलब क्या होगी कि डीएल की वजह से अगर छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रिंग इट्स गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीई। क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ठीक है। और जब हमने देखा तो डीई क्या है, डीई कॉस थीटा है, साथ में क्या है, डीई कॉस थीटा। तो जितने भी डीई कॉस थीटा बन रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उन सब को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट्स गोइंग टू सर्वाइव, और नेट हमारा कितना हो जाएगा, ई पी, ठीक है। ई पी यानी कि पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, अब सबसे पहले हमें डीई निकालना है कि भाई डीई कितना है, ठीक है। तो जब डीई की बात करेंगे तो डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डीक्यू चार्ज एट डीएल लेंथ, राइट। जो छोटा सा एक चार्ज है डीक्यू उस डीएल लेंथ पे, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बन रही है, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, के ई डीक्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है हमारा, आर मान लिया सपोज, क्या है, आर। तो आर स्क्वायर आपका डिस्टेंस है उस डीएल सेगमेंट से, ठीक है भाई। तो जब आर स्क्वायर डिस्टेंस है, बट हमें क्या पता होगा, हमें ये पता होगा कि भाई सेंटर से, एक्सिस के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, एक्स, कितना डिस्टेंस है, एक्स, और यहां से इसका रेडियस जो है रिंग का वो कितना है, ए, ठीक है। रेडियस आपको ए गिवन है, ठीक। तो हमें ये आर स्क्वायर एलिमिनेट करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी से, रीजन बीइंग कि आर स्क्वायर इज नॉट द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में भी आर को नहीं रखना है, ठीक है। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के r को मैं इसका रेडियस का स्क्वायर और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर का सम बोल सकता हूं, यस और नो। तो यहाँ पे मैं r इज इक्वल्स टू क्या बोल दूं भाई, यहाँ पे मैं r इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं रूट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब आपने रूट लगा दिया वहां पे, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस का हमें करना है स्क्वायर, यानी कि आर जहां पे दिख रहा है वहां पे हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर करके रख देंगे। सो आपका क्या आने वाला है भाई, के ई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, ऊपर तो डी क्यू ही रहेगा, और नीचे हमारा क्या आने वाला है, आर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा भाई। अब dq इज व्हाट, dq इज द पार्ट ऑफ डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज है, dq, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि दिस इज द चार्ज ऑन डीएल लेंथ, यस और नो। तो dq हमारा कितना हो जाएगा, डीएल लेंथ के बराबर, राइट। डीएल पे कितना चार्ज है
वो हम इसकी चार्ज की डेंसिटी से निकाल सकते हैं। चार्ज की डेंसिटी कैसे निकालोगे? देखो, आपने जब लीनियर चार्ज की बात करी थी तो वहां पे आपने चार्ज की डेंसिटी कैसे निकाली थी कि टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। इस रिंग के केस में टोटल लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स रिप्रेजेंटिंग द सर्कमफेरेंस। तो आपकी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो क्या है? Q अपॉन 2πr, यानी रेडियस। अब इस जगह हमें रेडियस जो है a दे रखा है, तो वी विल राइट इट एज 2πa। तो हमारा यहाँ पे dq जो है चार्ज, वो कितना हो जाएगा? जितना भी इस छोटी लेंथ में होगा वो कैसे निकालेंगे? Q अपॉन 2πa करके। तो dq क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा भाई जो भी हमारी यूनिट चार्ज डेंसिटी है वो, ठीक है, यूनिट चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो, इनटू द डीएल लेंथ, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डी क्यू जगह क्यू डीएल अपॉन 2πa लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया? क्यू डीएल और अपॉन में 2πa क्या निकाल दिया? 2πa। तो सिंपल हमने ये फॉर्मेट को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपकी क्या निकल के आ रही है? अभी डीई की फॉर्मेट निकल के आ रही है, आ रही है। ये आ गया आपका डीई का फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे डीई कॉस थीटा की जगह, डीई की जगह हम वो पुट कर सकते हैं। बात रही कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा भी हमें पता है भाई, अगर ये ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा भाई? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी कि x अपॉन हाइपोटेनस यानी कि r, और r की जगह क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट, और रूट को हम क्या लिखते हैं? 1/2, ठीक है। तो cos थीटा की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। अब पुट कर देते हैं तो EP हमारा क्या निकल के आ रहा है भाई? EP निकल के आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ DE यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? KE अपॉन 2πa, ठीक है, और Q DL, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। और साथ में क्या था? cos थीटा, cos थीटा के क्या लेकर आ सकते हैं भाई? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज, हमारे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 और पावर हो गई, जैसे पहले भी हमने किया था। ये क्या हो जाएगा? 3/2 पावर, यस। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर देंगे, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास फॉर्मेट कि बाहर आएगा आपका के डिवाइडेड बाय 2πa, ठीक है। इन सब चीजों कोई मतलब नहीं, क्योंकि डीएल लेंथ इज एक्सेप्शन, कि हमारा जो है डीएल लेंथ इज अ पार्ट ऑफ अ रिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ही बस करना है हमें, ठीक है। तो के अपॉन 2πa, के अपॉन 2πa एज इट इज लिख दिया, फिर q एज इट इज लिख दिया, साथ में x भी लिख दिया, ठीक है। और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इसकी पावर अब हम 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगी, राइट। बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो डीएल का पार्ट क्या है? डीएल किसका पार्ट है? एक रिंग का, ठीक है। यानी कि डीएल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या देगा? यानी टोटल लेंथ क्या देगा? वो देगा 2πa। क्या दे देगा? 2πa। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जब आप करते हो तो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है? 2πa आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे जैसे ही कि के ई डिवाइडेड बाई 2πa, ये एज इट इज आ गया, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड होल टू द पावर 3/2, और डीएल की जगह अब आप क्या लिखोगे? डीएल की जगह लिखोगे 2πa। तो जैसे आपने 2πa लिखा तो ये वाला 2πa और ये वाला 2πa कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो क्या आएगी भाई? ड्यू टू द रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? E एट P इज इक्वल्स टू के ई, ठीक है, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. So this is going to be the electric field at point P, जो कि किसी एक्सियल पॉइंट पे होगा, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सिचुएशन। पूरी की पूरी आपने कैलकुलेशन समझ ली होगी। और यहाँ पे अभी इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट कर दूं रेडियस की तरफ, तो हमारे जो x है वो x डिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है। जब हम 0 कर देंगे तो ऊपर भी x है ऑलरेडी, राइट। और जब ऊपर x है, जब हम रखेंगे इसको 0, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई किसी एक रिंग के सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 0। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वी हैव स्टडीड टुडे।
If you have any problem, you can comment down, and we will discuss further things in the next video. See you in the next video then.